तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है तर्कशास्त्र में परिभाषा का स्वरूप, परिभाषा के प्रमुख उद्देश्य एवं परिभाषा के विभिन्न प्रकार। तर्कशास्त्र जो है दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तर्कशास्त्र को एक प्रमुख विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही तर्कशास्त्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में समावेशित है। इरविंग एंड कॉपी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द लॉजिक में तर्कशास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क से पृथक करने वाली विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। तर्कशास्त्र जो है उसकी मूलभूत इकाई तर्क वाक्य है और जो इरविंग एंड कॉपी ने जो परिभाषा दी उसके माध्यम से स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो है युक्तियों का अध्ययन किया जाता है कि युक्तियाँ वैध हैं या अवैध। युक्ति जो होती है वह तर्क वाक्यों का समूह होती है। किसी भी युक्ति में आधार वाक्य एवं निष्कर्ष होते हैं और जो तर्कशास्त्र की प्रमुख इकाई है वह तर्क वाक्य है। तर्क वाक्य में कुल 3 पद होते हैं: उद्देश्य पद, विधेय पद और संयोजक। उद्देश्य पद को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय पद को प्रेडिकेट कहते हैं और जो संयोजक होता है उसको कोपुला कहते हैं। उद्देश्य जब भी कोई कथन किसी के बारे में किया जाता है या जब भी कोई कथन संपूर्ण कथन किसी व्यक्ति के बारे में किया जाता है, किसी वस्तु के बारे में, तो उसे हम उसका क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि राम विद्यार्थी है, इस तर्क वाक्य में राम जो है उद्देश्य पद या सब्जेक्ट है, क्योंकि ये संपूर्ण कथन जो है राम के विषय में किया गया है और राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम विद्यार्थी है, तो यहाँ जो विद्यार्थी जो है वो विधेय पद है। राम और विद्यार्थी को जोड़ने का जो है वह संयोजक का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक तर्क वाक्य में कुल 3 पद होते हैं: उद्देश्य पद, विधेय पद और संयोजक। उद्देश्य पद जिसके बारे में संपूर्ण कथन किया जाता है, उद्देश्य के विषय में हम जो कुछ भी कहते हैं वह विधेय कहलाता है और जो उद्देश्य और विधेय को जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। इस प्रकार तर्कशास्त्र की जो प्रमुख इकाई है वह तर्क वाक्य है और तर्क वाक्य जो है कुछ पदों का समूह है। किसी भी तर्क वाक्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जो प्रयुक्त पद हुए हैं उनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित हो, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि तर्कशास्त्र के अंतर्गत परिभाषा का भी अध्ययन किया जाता है। परिभाषा के माध्यम से किसी भी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। परिभाषा के 2 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है परिभाष्य जिसे डेफिनेंडम कहते हैं और एक होता है परिभाषक जिसे डेफिनिएंस कहा जाता है। परिभाष्य जिस पद को हम परिभाषित करना चाहते हैं उसे परिभाष्य या डेफिनेंडम कहते हैं और जिन शब्दों के माध्यम से उस पद को स्पष्ट किया जाता है उन्हें परिभाषक या डेफिनिएंस की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि हम त्रिभुज को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति है। तो यहाँ जो त्रिभुज है वह परिभाष्य है और हमने जो ये परिभाषा दी कि त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, तो यहाँ जो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति, ये शब्द जो हैं ये परिभाषक कहलाते हैं। परंपरागत तर्कशास्त्र के मतानुसार जो परिभाषा जो है उसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि परिभाषा के माध्यम से किसी भी पद अर्थात टर्म के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाता है। अर्थात परिभाषा के माध्यम से किसी पद या टर्म के संपूर्ण गुणार्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होते हैं जाति गुण जिन्हें जीनस कहा जाता है
और दूसरे होते हैं व्यवच्छेदक गुण, जिन्हें डिफरेंशियास कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम मनुष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो इसमें जो है जाति गुण जो है वह क्या है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। जाति गुण के अंतर्गत वे गुण आते हैं जिसके अंतर्गत वह पद जिस वर्ग या जाति का जो सदस्य है, वे गुण जो स्पष्ट करते हैं उन्हें हम जाति गुण कहते हैं। यहाँ जैसे प्राणी जो है, ये जो है मनुष्य का क्या है, जाति गुण है, क्योंकि मनुष्य जो है प्राणी वर्ग से संबंधित है। ये इसके जो है जीनस क्वालिटीज़ हैं। लेकिन मनुष्य को स्पष्ट अन्य प्राणियों से पृथक करने के लिए आवश्यक है कि जो उसके व्यवच्छेदक गुण हैं, जिन्हें डिफरेंशियास कहा जाता है। व्यवच्छेदक वे गुण होते हैं जो किसी पद को उसे अन्य जाति और वर्ग के सदस्यों से पृथक करते हैं। जैसे कि विवेकशीलता। विवेकशीलता जो है वह मनुष्य की अपनी विशेषता है जो उसे अन्य प्राणी जैसे कि हाथी, खरगोश, गाय, बकरी आदि से पृथक करते हैं। इस प्रकार किसी भी पद की जब कोई परिभाषा की जाती है तो उस परिभाषा में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक जाति गुण और दूसरे व्यवच्छेदक गुण। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जाति गुण के अंतर्गत वे गुण आते हैं जिसमें वह पद जिस जाति या वर्ग का सदस्य है उसका जो स्पष्टीकरण जिन गुणों के माध्यम से किया जाता है उन्हें जाति गुण कहा जाता है। और व्यवच्छेदक गुण वे गुण होते हैं जो उस पद को अन्य जाति और वर्ग के सदस्यों से पृथक करते हैं। इस प्रकार परिभाषा के माध्यम से किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाता है और संपूर्ण गुणार्थ के अंतर्गत जाति एवं व्यवच्छेदक गुण आते हैं। अभी तक के इस व्याख्यान में हमने देखा कि परिभाषा जो है उसके माध्यम से किसी टर्म के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। परंपरागत तर्कशास्त्र के मतानुसार परिभाषा के द्वारा किसी पद के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाता है। किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ में दो प्रकार के गुण होते हैं, जाति गुण और व्यवच्छेदक गुण। परिभाषा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, अर्थात परिभाषा किस उद्देश्य से किस पद की परिभाषा की जाती है। परिभाषा के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य जो है किसी भी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण करना। परिभाषा के माध्यम से हम जो अपना सर्वप्रथम प्रमुख उद्देश्य जो है वो पूर्ण करते हैं, वह किसी भी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि त्रिभुज क्या है, मनुष्य क्या है, तो परिभाषा के माध्यम से किसी भी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। परिभाषा के द्वारा जो है शब्द भंडार में भी वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कोई पद प्रचलित है और उसकी कुछ नवीन परिभाषा की जाती है तो इससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। परिभाषा के द्वारा किसी भी पद की जो संदिग्धता है उसका भी निवारण किया जाता है। अतः परिभाषा का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वह किसी पद की संदिग्धता का निवारण करना। परिभाषा का जो चौथा उद्देश्य है वह है किसी भी पद की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना। जब भी कोई सिद्धांत स्थापित किया जाता है तो उस सिद्धांत के आधार पर जब किसी विषय वस्तु या पद को परिभाषित किया जाता है तो उसकी जो है हम सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करते हैं। साथ ही परिभाषा का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वह है मनोभावों को प्रभावित करना। परिभाषा के द्वारा कई बार हम ऐसे पद होते हैं जिनके द्वारा मानवीय मनोभावों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में कई बार ऐसे विषय आते हैं जिनके माध्यम से मानवीय मनोभावों को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार परिभाषा के जो 5 प्रमुख उद्देश्य हैं, प्रथम जो है किसी पद का अर्थ का स्पष्टीकरण करना, द्वितीय जो है शब्द भंडार में वृद्धि करना, तृतीय जो है संदिग्धता का निवारण करना, चौथा किसी पद की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना और पांचवा जो है मानवीय मनोभावों को प्रभावित करना। ये परिभाषा के प्रमुख उद्देश्य हैं। तर्कशास्त्र के अंतर्गत परिभाषा के 5 प्रमुख प्रकार प्रचलित हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम प्रकार जो है
ऐच्छिक परिभाषा, जिसे अंग्रेजी में स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय प्रकार जो है उसे कोशीय परिभाषा कहते हैं, जिसे लेक्सिकल डेफिनेशन की संज्ञा भी दी जाती है अंग्रेजी में। तृतीय प्रकार जो है उसे कहा जाता है निश्चायक परिभाषा, प्रीसाइजिंग डेफिनेशन उसे अंग्रेजी में कहते हैं। और चौथा प्रकार जो परिभाषा का है उसे सैद्धांतिक परिभाषा कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। और पांचवा जो प्रकार है उसे प्रेरक परिभाषा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे परसुएसिव डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। तर्कशास्त्र में परिभाषा के प्रचलित इन पांचों प्रकारों को हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। परिभाषा का जो प्रथम प्रकार है, जिसे ऐच्छिक परिभाषा या स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है, जब भी कोई अन्वेषक किसी नए पद या नए प्रतीक की खोज करता है तो उसे ये स्वतंत्रता होती है कि वह उस पद को अपनी इच्छा अनुसार परिभाषित कर सके। यही कारण है कि इस परिभाषा को ऐच्छिक परिभाषा कहा जाता है, क्योंकि इसमें अन्वेषक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह उस पद जो है नवीन है उसे अपनी इच्छा अनुसार परिभाषित कर सके। ऐच्छिक परिभाषाएं क्योंकि अन्वेषक के द्वारा नवीन पद या प्रतीक की जाती हैं, ये पूर्व में प्रचलित नहीं होती, इसलिए ऐच्छिक परिभाषाएं सामान्यतः सत्य और असत्य नहीं होती हैं। ऐच्छिक परिभाषाएं जो होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यापारिक कंपनी है और उस व्यापारिक कंपनी की विभिन्न शाखाएं विभिन्न देशों में फैली हुई हैं। अब उस कंपनी को अपनी विभिन्न व्यापारिक जो शाखाएं हैं उनके लिए किसी प्रतीक का प्रयोग करना है, तो ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र है कि वह गोपनीयता और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे पद या प्रतीक का चयन करे जो उनके कंपनी जो है उसके उद्देश्य को पूर्ण कर सके। इस प्रकार ऐच्छिक परिभाषाएं जो होती हैं वे किसी नवीन पद या प्रतीक की होती हैं। इसमें अन्वेषक को पूर्णतया स्वतंत्रता होती है कि वह उस नवीन पद या प्रतीक को अपनी इच्छा अनुसार परिभाषित कर सके, क्योंकि किसी शब्द को उसमें इनका कोई अर्थ पूर्व में निर्धारित नहीं होता। इसलिए ये जो परिभाषाएं होती हैं ये सत्य और असत्य नहीं होती हैं। इसमें अन्वेषक को पूर्णतया स्वतंत्रता होती है कि वह उस पद या प्रतीक को अपने अनुसंधान के अनुरूप नवीन स्वरूप प्रदान कर सके। ऐच्छिक परिभाषाओं के पश्चात जो तर्कशास्त्र के अंतर्गत परिभाषा का जो दूसरा प्रमुख प्रकार है, जिसे जो है कोशीय परिभाषा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे लेक्सिकल डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। कोशीय परिभाषा जो है इसकी शब्दकोश में पूर्व में परिभाषा जो होती है प्राप्त होती है। इस प्रकार जो कोशीय परिभाषा होती है वह किसी प्रचलित पद की परिभाषा की जाती है। जब किसी प्रचलित पद के संदिग्धता का निवारण करने के लिए या उसके शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए कोई परिभाषा की जाती है, तो उस परिभाषा को जो है हम कोशीय परिभाषा या लेक्सिकल डेफिनेशन की संज्ञा देते हैं। ये नवीन नहीं होती है, ये पूर्व में जो कोई पद या प्रतीक जो है प्रचलित है उसी की संदिग्धता का या उसके शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए जब उस पद को परिभाषित किया जाता है तो उस प्रकार की जो परिभाषा जो होती है उसे हम कोशीय परिभाषा कहते हैं। सामान्यतः जो शब्दकोश या डिक्शनरीज होती हैं उसमें जो हमें डेफिनेशंस जो प्राप्त होती हैं वह लेक्सिकल डेफिनेशंस का ही उदाहरण होती हैं। लेक्सिकल डेफिनेशन जो होती हैं ये या तो सत्य होती हैं या फिर असत्य होती हैं। यदि वह पूर्व कोश शब्दकोश में जो प्रचलित पद है उसके अनुरूप हैं तो वे सत्य होती है, अन्यथा ये असत्य होती हैं। परिभाषा का जो तर्कशास्त्र में तीसरा प्रकार जो प्रचलित है उसे निश्चयात्मक परिभाषा कहा जाता है, प्रीसाइजिंग डेफिनेशन जिसे कहा जाता है। कई बार जो होता है कुछ पद ऐसे होते हैं जिनकी ऐच्छिक एवं कोशीय परिभाषा करने के पश्चात भी उनके अर्थ जो हैं स्पष्ट नहीं होते। अतः किसी भी अर्थ के किसी भी पद के अर्थ को सुस्पष्ट और सुनिश्चित करने के लिए जो परिभाषा दी जाती है उस परिभाषा को जो है हम कौन सी परिभाषा कहते हैं, निश्चायक परिभाषा कहते हैं।
हमें इस प्रकार की परिभाषाएं जो हैं कानून के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। हम देखते हैं कि विधिवेत्ता जब भी किसी नवीन कानून की व्याख्या करते हैं तो वह जो पूर्व में पद है, जो उसमें कुछ अस्पष्टीकरण है, उस अस्पष्टीकरण का निराकरण करते हुए उस पद के को स्पष्ट और सुनिश्चित करने के लिए जो परिभाषाएं दी जाती हैं उन्हें निश्चयात्मक परिभाषाएं कहा जाता है। इस प्रकार निश्चयात्मक परिभाषाएं जो हैं ये सामान्यतः इनमें जो है कोशीय और ऐच्छिक दोनों ही परिभाषाओं का जो है स्वरूप समावेशित होता है और इनमें किसी पद के अर्थ को स्पष्ट और सुनिश्चित करने के लिए ये परिभाषाएं दी जाती हैं। परिभाषा का एक चौथा प्रकार जो है वह सैद्धांतिक परिभाषा है, जिसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन की संज्ञा भी दी जाती है। जब भी किसी पद या प्रतीक की किसी सिद्धांत के आधार पर कोई परिभाषा की जाती है तो उस परिभाषा को जो है हम कौन सी परिभाषा कहते हैं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषाएं सामान्यतः दार्शनिक क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में दी जाती है। जब भी कोई वैज्ञानिक किसी नवीन सिद्धांत का अन्वेषण करता है तो उस सिद्धांत के आधार पर वह किसी पद या प्रतीक को परिभाषित करता है तो उसे हम सैद्धांतिक परिभाषा कहते हैं। सैद्धांतिक परिभाषाएं जो हैं ये परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे जैसे सिद्धांत में परिवर्तन होता है उस प्रकार उस पद के अर्थ में जो है परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ भौतिक शास्त्रियों ने ताप को पूर्व में परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि ये एक सूक्ष्म भारहीन तरल के रूप में है, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने ताप को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट किया कि ताप वह शक्ति है जो किसी वस्तु के परमाणुओं में अनियमित गति के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो सैद्धांतिक परिभाषाएं होती हैं वे उस सिद्धांत में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। परिभाषा का जो पांचवा प्रकार है उसे प्रेरक परिभाषा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे परसुएसिव डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। जब भी मानवीय मनोभावों को प्रभावित करने के लिए किसी पद या प्रतीक को परिभाषित किया जाता है तो उसे प्रेरक परिभाषा की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की जो परिभाषाएं होती हैं वो अभिव्यक्तात्मक होती हैं क्योंकि ये मानवीय भावों की अभिव्यक्ति करती हैं। सामान्यतः राजनीति के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में हमें इस प्रकार की परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में डेमोक्रेसी या जो लोकतंत्र है या जो समाजवाद है, इसको हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुरूप परिभाषित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार धार्मिकता के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ईश्वर जो है इसको प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने अनुरूप इसको परिभाषित करने का प्रयास करता है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को उनके मनोभावों को प्रभावित करने के लिए जो धर्म गुरु होते हैं वे धर्म गुरु उसे अपने अनुरूप परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि तर्कशास्त्र में परिभाषा के 5 प्रमुख प्रकार प्रचलित हैं। प्रथम परिभाषा का जो प्रकार हमने देखा वह देखा कि ऐच्छिक परिभाषा जिसे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय प्रकार जो परिभाषा का जो है कोशीय परिभाषा जिसे लेक्सिकल डेफिनेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तृतीय जो निश्चयात्मक परिभाषा प्रिसाइजिंग डेफिनेशन जिसे कहा जाता है। चौथा प्रकार जो है सैद्धांतिक परिभाषा थ्योरेटिकल डेफिनेशन और पांचवा जो है प्रेरक परिभाषा परसुएसिव डेफिनेशन की जिसे संज्ञा दी जाती है। आज के इस व्याख्यान में हमने ये जानने का प्रयास किया कि तर्कशास्त्र में परिभाषा का स्वरूप क्या है, परिभाषा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, परिभाषा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं वे इस प्रकार हैं। परिभाषा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। परिभाषा के 2 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। डेफिनेंडम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। या परिभाष्य किसे कहते हैं। परिभाषक डेफिनिएंस को स्पष्ट कीजिए। किसी भी पद की परिभाषा में जो जाति गुण और व्यवच्छेदक गुण होते हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। किसी पद के संपूर्ण गुणार्थ से क्या अभिप्राय है उसे स्पष्ट कीजिए।
परिभाषा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। परिभाषा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि ऐच्छिक परिभाषा का स्वरूप क्या है, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके अतिरिक्त कोशीय परिभाषा किसे कहते हैं, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। निश्चयात्मक परिभाषा से आप क्या समझते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। सैद्धांतिक परिभाषा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रेरक परिभाषाएं किस प्रकार की होती हैं, उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है कि परिभाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। एक जो निबंधात्मक प्रश्न है यह भी हो सकता है कि परिभाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए परिभाषा के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने परिभाषा के इन विभिन्न प्रश्नों का विस्तारपूर्वक विवेचन कर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया है।